तो जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि हर मौसम के मुताबिक जो स्किन की हिफाजत है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त शदीद गर्मी के अलावा शदीद नमी भी है और हर तरह का मौसम आता है। ये दोनों जो मौसम है जल्दी बीमारियों के लिए नुकसानदेह भी साबित होते हैं। इसके अलावा जैसे कि आजकल बरसात के दिन है और हब्स और नमी में हम देखते हैं कि जो जल्दी बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। मौसम बरसात में हवा में जो मौजूद नमी होती है उसकी वजह से हम देखते हैं कि जल्द पर दाने बनते हैं, एक्नी बहुत ज़्यादा, खारिश, कील, महासे, ये सब कुछ बहुत मसले पैदा होते हैं। जिस तरह से खुश्क माहौल में हम देखते हैं कि जरासीम उड़ते फिरते हैं और इसके बरक्स मौसम बरसात में जरासीम कम उड़ते हैं, मगर जिस जगह बैठते हैं वहाँ अपने जहरीले मवाद भी खारिज करते हैं और जब इनका जिल्द के साथ रद्द अमल होता है तो जिल्द बीमार हो जाती है, हाँ ये बीमारी दानों की शक्ल में हो या फिर खारिश की सूरत में। लेकिन इस मौसम में हम अपनी स्किन को कैसे उसकी केयर कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महानूर रियाज खान, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ महा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर महानूर, इस मौसम में हम देखते हैं कि जल्दी बीमारियों के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्नी बहुत ज़्यादा, और समझ नहीं आ रही कि हम अपनी स्किन केयर की रूटीन किस तरह से फॉलो करें। अच्छा महा, इस मौसम में देखें दूसरे मौसमों से क्या चीज़ डिफरेंट है। इस मौसम में जो है वो नमी एक तो ज़्यादा है, दूसरा ये कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको पसीना जो है वो इस मौसम में बनिस्बत दूसरे मौसमों के ज़्यादा आता है। ठीक है, अब अगर हम देखा जाए कि जो आपका स्वेट है उसका जो कंपोनेंट है वो क्या है कि सॉल्ट, पानी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्या होता है कि जब नॉर्मली सॉल्ट और पानी जो है वो नॉर्मली भी अगर हम देखें तो वो जल्द को क्या करता है, नरम करता है। बिल्कुल। तो इस मौसम में क्या होता है कि वो नेचुरली तौर पे पसीने की वजह से आपकी जल्द नरम हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ये होता है कि बैक्टीरिया या किसी भी इन्फेक्शन का जो है वो अंदर घुसना या पेनिट्रेट करना जो है वो आसान हो जाता है। तो इसमें यह है कि हमें जो सबसे पहले जो नॉर्मली आजकल इन मौसमों के अगर मद्देनज़र रखा जाए तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इन्फेक्शन हो सकती है, जो बैक्टीरियल भी हो सकती है और फंगल भी हो सकती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में नॉर्मली अगर हम देखें कि जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, रिपोर्ट होती हैं हमारे पास क्लिनिक पे, वो होती हैं कि क्या कहते हैं, जो आपके स्किन के ऊपर डिफरेंट दाने, रैशेस, आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी रिएक्ट करती है, एक्नी की सूरत में जो है आपको डिफरेंट कील महासे निकलते हैं, इन्फेक्शंस जो आपके अंडर आर्म्स में, जेनिटल्स में, आपकी उंगलियों के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस जो है वो रिपोर्ट होती हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस मौसम के अंदर नमी की वजह से जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें पाकिस्तान के मौसम की तो ये हमारी खुशकिस्मती भी है कि पाकिस्तान के हर तरह के मौसम है, सर्दी, मौसम बहार, खज़ां। लेकिन जब हम स्किन की बात करते हैं हम एक स्पेसिफिक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं, लेकिन दोबारा से मौसम चेंज होता है, फिर भी उसी रूटीन और स्केड्यूल के साथ चलते हैं। ये चेंजेस लाना ये कितना ज़रूरी होता है? ये बहुत ज़रूरी है। देखो, हर मौसम के मुताबिक हम अपनी हर चीज़ को चेंज करते हैं। जैसे हम अपने शू वेयर्स को चेंज करते हैं, अपनी क्लोथिंग को चेंज करते हैं, अपनी हम जिस तरह बेडिंग को इवन चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो इसी तरह हमारी स्किन केयर भी मौसम के मुताबिक जो है वो चेंज होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आजकल ऑलरेडी नमी का कंटेंट या आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर अगर हम ओवरली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर दें तो वो आपकी स्किन को, एक तो पहले ही आपकी स्किन जो है वो स्वेट की वजह से सॉफ्ट है तो एक्सपोज्ड है टू द बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन, और उसको आप मजीद मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें वो चीज़ ज़्यादा मतलब नशोनुमा पा सकती है। तो उसमें ये ज़रूरी है कि एक तो राइट टाइप ऑफ स्किन केयर जो है वो आप अपने डॉक्टर से एक तो प्रिस्क्राइब करवाएं, दूसरा ये कि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने जो सर्दी में मॉइस्चराइजर लिया है वही आप इसमें लगाएंगे, जो आपने सन ब्लॉक लिया है वो सेम मौसम है। वो हर चीज़ मौसम के मुताबिक चेंज होती है। जिस तरह आपके कपड़े, फुटवेयर, आपके बेडिंग, ये सब चीज़ें चेंज होती हैं, सिमिलरली इसमें भी आपकी बिल्कुल स्किन भी सबकी डिफरेंट होती है। अगर मैं कोई एक स्किन रूटीन फॉलो कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा भी उसी चीज़ को, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग डॉक्टर से चेकअप करवाएं और फिर वो जो रेकमेंड करेंगे आप उसको फॉलो करें। इसमें माहा ये बेनिफिट होता है आपका। देखो, अगर आप एक चीज़ डॉक्टर आपको कोई गाइड कर रहा है तो हो सकता है कोई दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ कर रहा हो, बहुत ज़्यादा स्किन केयर कर रहा हो, लेकिन आपको उतनी रिक्वायर्ड ना हो। तो अगर आप मशवरे के साथ वो चीज़ फॉलो कर लेते हो तो वो क्या, उसमें आपको बेनिफिट होता है कि आपको एक तो बहुत ज़्यादा उस पर एक्सपेंस नहीं करना पड़ता, दूसरा ये कि वो आपके मुताबिक होती है तो आपको रिस्पॉन्ड अच्छा करती है। और जब हम खुद से स्किन की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एक चीज़ देखिए तो उसके 1000 फिर उसके बाद एड्स आना शुरू हो जाते हैं। आप
क्या समझती हैं कि इस तरह के जो एड्स आते हैं हम भी बगैर हम स्किन का मुआयना कराए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं अपनी स्किन पर? तो उसके साथ आप देखिए ना कि कितने सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं कि आप जो थोड़ी सी चीज़ जो डॉक्टर की एक आप स्पेसिफिक विजिट जो है वो बचाने के लिए आप कर रहे होते हो, उसकी वजह से आपके जो स्किन पे इतने ज़्यादा रिएक्शंस, बहुत सारे पेशेंट्स हैं ऐसे जो कि डिफरेंट स्टेरॉइडल क्रीम्स के बाद या डिफरेंट इस तरह की क्रीम्स जो कि उनके मुताबिक नहीं होती। इवन आपको मैं बताऊं वहाँ के बहुत सारे सीरम्स भी ऐसे हैं जो कि हर स्किन टाइप के लिए नहीं है। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको विटामिन सी से भी स्किन बर्न हुआ होता है, जिनको रेटिनॉल से स्किन बर्न हुआ होता है। अब ये कहने को बहुत अच्छी रिजीम्स में फॉलो होने वाले और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सीरम्स भी हैं, बट ये कि अगर आपकी जिल्द के मुताबिक नहीं है तो वो आपकी जिल्द को डैमेज कर देंगे, क्योंकि हैं तो ऑब्वियसली एसिड्स हैं, मेडिसिन हैं, फॉर्मुलेटेड ड्रग्स हैं, तो दे कैन नॉट बी सिमिलर फॉर एवरीबडी। वो आपके मुताबिक जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर हम स्किन मॉइस्चराइजर की बात करें, इस मौसम में स्किन मॉइस्चराइज करने की शायद उतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग इस मौसम में भी मैं देखती हूँ कि ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं। ये कितना ज़रूरी है कि आप किस पोर्शन में ऑयल यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत है और आपको सूट करती है? देखें, ये जो नॉर्मली हम ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं, इनमें ये है कि इसको प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के लिए नहीं होता, ठीक है। अगर आप नॉर्मली लगाते भी हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी पर्पस के लिए, इवन लोग जो हेयर ऑयलिंग भी करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन लगा के छोड़ दें, ठीक है। उसमें यह है कि अगर आप इवन फेस पे या अपनी बॉडी पे भी अगर कोई ऑयल लगा रहे हैं या सर में लगा रहे हैं, तो उसको आप कुछ आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर वॉश कर लें, ताकि जो उसकी हाइड्रेशन होनी है वो हो जाए और वो आपके पोर्स के अंदर बैठा ना रहे, ठीक है। जब पोर्स में बैठा रहेगा तो वो क्या करेगा, जब डर्ट आपकी जिस्म के ऊपर लगेगी या स्किन के ऊपर लगेगी तो वो उसको अंदर ही जज्ब कर लेगा, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट जो है वो स्किन के और हेयर के, स्कैल्प के प्रॉब्लम्स लीड करते हैं, ठीक है। और अच्छा, मॉर्निंग रूटीन और हम इवनिंग या नाइट रूटीन की बात करें स्किन केयर को लेकर, कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि हम सुबह कौन सी रूटीन रखें और रात को, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। अच्छा, इसमें माहा सबसे पहले तो ज़रूरी है, जो आजकल के मौसम के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो है वो हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। हाइजीन का मतलब ये है कि एक तो आप अपना प्रॉपरली, अगर मिनिमल भी हम देखें तो आपको 3 टाइम जो है वो अपनी बॉडी को वॉश करना चाहिए, ठीक है ना। आप उसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किसी बहुत ज़्यादा हार्श सोप से ही धोएं। आप 1 या 2 दफ़ा, जब आपका बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से, किसी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट से आपका इंटरेक्शन है कि आप बाहर जा रहे हो, कहीं से आए हो, बाजार से आए हो या खेल के आए हो, जिम करके आए हो, तो उस टाइम आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा ज़ाहिर है एक्सपोज टू पोल्यूटेंट्स है, तो उस वक्त आप कोशिश करें कि आके लाजमी अपनी बॉडी को प्रॉपरली जो है वो सोप से वॉश करें और फिर उसे ड्राई करें, ताकि ये कि अगर आप जिस तरह नॉर्मली देखो ना, इसमें हम बहुत से लोग ये कहते हैं कि खुश्क रखें इसमें जिस्म को, लेकिन खाली खुश्क नहीं रखना। अगर हम ऐसे फॉर एग्जांपल पसीने के साथ ही अपनी बॉडी को ड्राई कर लेते हैं तो वो बैक्टीरिया तो वहीं पे स्टे कर जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, इस मौसम में स्पेसिफिकली अपनी बॉडी को प्रॉपरली वॉश करें, ठीक है। दूसरा, डे एंड नाइट के अगर, या डे एंड इवनिंग में हम देखें तो सबसे पहले तो वहाँ ये ज़रूरी है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्किन केयर की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले ये ज़रूरी होती है कि अपने जो बेसिक आप जो फेस वॉश है वो प्रॉपरली करें, ठीक है। और फेस वॉश से पहले स्किन को क्लिनस करें। अगर आपने मेकअप किया हुआ है या आप बाहर से आए हैं, इवन हमें ये लगता है ना कि जिस तरह मेल्स हैं तो उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो मेल्स में भी अगर आप बाहर से आए हैं, जिस तरह बाइक पे या आप कहीं बाहर एक्सपोज हो, तो फिर उसमें ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली अपना फेस जो है वो पहले क्लिनस करें, ठीक है। फिर उसके बाद वॉश करें एंड देन आप कोई भी जेंटल सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। अगर आजकल के मौसम की बात करें या अगर हम इसमें देखें कि अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर आप उसमें जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स के अंदर जाएं ताकि आपकी स्किन जो है वो क्लॉग ना करे, क्योंकि अगर क्रीम बेस्ड में जाएंगे तो वो जिल्द के अंदर जो है वो जमा हो जाएगी और फिर वो आपको डिफरेंट पिंपल्स और वाइट हेड्स कॉज कर सकती है। डन हो गया। और जिस तरह से हम देखते हैं कि अक्सर खवातीन जो मेकअप करती हैं, अगर मैं अपनी बात भी करूँ, मेकअप रिमूव करना कितना ज़रूरी है? कुछ खवातीन होते हैं कि हम बगैर मेकअप रिमूव किए सो जाते हैं, वो कितना इफेक्ट कर सकते हैं स्किन को और कितना ज़रूरी है, कैसे हम मेकअप रिमूव कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप? हाँ, इसमें देखो सबसे पहले तो जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि देखो जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें इतनी ज़्यादा इन चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि बच्चों के अंदर भी ओपन पोर्स होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नुमाया नहीं होते। जिस तरह हम एज करते जाते हैं हमारा कोलेजन और इलास्टिन जो है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से आपके पोर्स जो हैं वो थोड़े से खुल जाते हैं,
ठीक है, उनमें फिर ये है कि जिस तरह हम कहते हैं ना, पहले भी तो हम करते थे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो वो पहले में ये फ़र्क होता है कि आपकी एज जो है वो डिफ़र कर रही होती है विद इन दैट टाइम, और आपकी रूटीन, आपकी डाइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़र कर रही होती हैं, और वो क्या करती हैं कि आपकी स्किन को जल्दी एजिंग के तरफ ले जाती है, जिसमें आपके पोर्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और उनके अंदर जो है मेकअप अगर आप लगा के रखते हैं तो वो आपको उसमें वाइट हेड्स और एक्नी बहुत ज़्यादा कॉज करता है। ज़रूरी ये है कि सबसे पहले जेंटल आप जो है वो मेकअप रिमूवर्स भी मौजूद होते हैं, और अगर आपके पास मेकअप रिमूवर्स आप नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप जर्नली जिस तरह बेबी ऑयल्स होते हैं या जो आप कोकोनट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्सफोलिएंट, ठीक है, वो आप प्रॉपरली स्किन पे मसाज करके आप किसी भी जेंटल मेकअप वाइप से पहले रिमूव करें, ठीक है, 1 से 2 दफ़ा इस अमल को दोहराएं, और उसके बाद आपको जो फेस वॉश सजेस्ट किया गया है आपकी स्किन के मुताबिक उससे आप वॉश करें, ठीक है। फिर आप उसमें नॉर्मली, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं, और अगर ड्राई स्किन है तो आप उसको जो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर है उनका इस्तेमाल करें। ये रूटीन आपकी नॉर्मली होनी चाहिए, और बेड से पहले, तो बेड टाइम से पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपरली अपना मेकअप रिमूव करें, क्योंकि उससे सिर्फ एक ये प्रॉब्लम नहीं होता कि आपकी स्किन खराब होती है, उससे ये भी प्रॉब्लम होता है कि जिस आप बेडिंग के ऊपर सो रहे हो उसके ऊपर भी वो पार्टिकल्स जा रहे हैं, और वो अगेन अगर अगले दिन आपने वो क्लीन भी किया हुआ है फेस तो वही आपके मुंह पे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, आपके मुंह पे भी या किसी और के भी जो भी उस जगह पे उसको यूज कर रहा है वो वहां पे उसको वो इन्फेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स तो लाजमी आते होंगे जिन्होंने सेल्फ मेडिकेशन से बगैर किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए, उनकी स्किन का असत्यानाश हो जाता होगा, ऑब्वियसली कुछ ऐसे केसेस, फिर उन्हें ये भी तो होते हैं ना कि एक हफ्ते में मेरी स्किन ठीक हो जाए, कुछ ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं, आप उन्हें क्या रिकमेंड करती है कि कितनी कंसिस्टेंसी लाजमी है स्किन केयर में? अच्छा देखो, सबसे पहले तो माहा स्किन केयर में जितना काम डॉक्टर का ज़रूरी है ना, उससे ज़्यादा जो काम है वो आपके पेशेंट का ज़रूरी है उसमें, क्योंकि स्किन केयर के अलावा उसके आपकी डाइटरी पैटर्न, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्ट्रेस पैटर्न, आपका हार्मोनल पैटर्न, ये 5 पैटर्न्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर इनमें से कोई भी पैटर्न खराब है, फॉर एग्जाम्पल किसी का हार्मोनल इशू ही है, तो मैं उसकी स्किन के ऊपर जितने मर्जी ट्रीटमेंट कर लूंगी, दैट विल नॉट बी इफेक्टिव, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारी जो इट इज़ नॉट समथिंग लाइक जो हम स्किन केयर है वो मेकअप की तरह नहीं है कि हमने उसी टाइम की और रिजल्ट आ गया, ठीक है। इट इज़ बेसिकली समथिंग जो कि आपकी बॉडी चेंज के साथ जो है वो इम्प्रूव करेगी और टाइमली इंक्रीज करे। अब अगर हम जो भी चीज़ आपको ये, बल्कि मैं आपके इस चैनल के थ्रू आई वुड लाइक टू कन्वे कि जो भी चीज़ या जो भी डॉक्टर या जो भी आपको ऐसा मशवरा दे कि ये 1 डे या 1 नाइट मिरेकल ट्रीटमेंट है, ये क्रीम 1 नाइट में ठीक कर देगी या ये मेडिसिन 1 नाइट में ठीक कर देगी, तो वो हरगिज़ मत इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी स्किन ठीक तो नहीं होगी डेफिनेटली, वो इमीडिएटली शायद आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, बट उसको करेक्ट करने में बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है और उसको ठीक करने में इट रिक्वायर्स अ होल प्रोसेस। और वो ये कि वो जब तक आपका प्रोसेस नहीं होता, आप उसके ऊपर, अगर आपकी स्किन स्टेरॉइड से ख़राब है तो आप बेशक उसके ऊपर 50,000 की क्रीम लगा लें या उस पर आप 20,000 का ट्रीटमेंट करवा लें, दैट विल नॉट बी इफेक्टिव, वो रिटर्न कर जाएगा टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रायरली पहले उस चीज़ को अपनी बॉडी से डिटॉक्स करें, अपनी बॉडी से निकालें, ताकि वो आपकी जल्द को ठीक करें। ठीक है, और अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो ये वैसे बहुत मुझे नापसंद चीज़ है कि आप फेयर कॉम्प्लेक्शन की तरफ पहुंच जा रहे हैं। इस रेस में आप पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से हम वाइटनिंग इंजेक्शंस, वाइटनिंग क्रीम यूज करके अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर करें। बात यह है कि आप अपनी स्किन, आपका कॉम्प्लेक्शन जो भी, लेकिन उसको फ्रेश रखें। बिल्कुल। और आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं या वाइटनिंग इंजेक्शन जो कि आजकल मार्केट में बहुत इन हो चुके हैं, इनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं या फिर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? अच्छा देखो, सबसे पहले जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं, वो जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, वो कभी भी आपको चिट्टा नहीं करेंगे, ठीक है ना। उनका पर्पस हमेशा क्या होता है कि आपकी स्किन को ग्लो करना, एनहांस करना, जो आपका अपना कंप्लेक्शन है उसी को ग्लो करना। सिमिलरली अगर हम वाइटनिंग इंजेक्शन की बात करें तो इसमें ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपकी बॉडी से डिटॉक्स करता है सारे जो आपके जो फासिल मादे होते हैं, जिनको निकालता है, ठीक है ना, जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होते।
अब उसका भी देखो महा पर्पज़ यही है कि वो जब आपके जिस्म से डिटॉक्सिफाई कर रहा है एक चीज़ को, तो उसका क्या है कि वो आपको ग्लो ही देगा, वाइट नहीं करेगा। अगर कोई भी बंदा ये कहता है कि हम गोरे हो जाते हैं इंजेक्शन लगवाने से, तो वो गोरे नहीं होते। हाँ, ये होता है कि जो आपका अपना कम्प्लेक्शन है वो थोड़ा इन्हांस हो जाता है, और वो ये ऐसे ही जैसे आप मल्टीविटामिन लेते हो, जब आप लेते हो तो तब तक ठीक रहता है, जब छोड़ते हो तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा रिवर्स बैक करता है। इट इज़ नॉट फॉर परमानेंट चेंजेस, ये सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल के साथ इंप्रूव हो सकता है। अगर इसको आप इन्हांस करना चाह रहे हो, जैसे किसी ने अगर वाइटनिंग ड्रिप्स ली हैं, तो उसका पर्पस वो उसने आपकी बॉडी को तो डिटॉक्स कर दिया, बेहतर कर दिया, ग्लो दे दिया। अब उसको मेंटेन किससे करना है? लाइफस्टाइल से। जी बिल्कुल, लाइफस्टाइल ठीक करोगे तो वो चीज़ इंप्रूव करेगी। और एंटी एजिंग क्रीम्स हम देखते हैं कि बहुत आजकल इसका शोर मचा हुआ है। एंटी एजिंग क्रीम आप किस एज ग्रुप को रेकमेंड करते हैं अगर यूज़ करना भी हो तो? देखो, एंटी एजिंग क्रीम्स में भी अगेन वही है कि एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर फॉर द पर्पस कि आपके जो सेल्स हैं वो डिटॉक्स हो जाए और आपके जिल्द जो है वो नए सेल बनाना शुरू कर दे। ठीक है, एजिंग क्यों होती है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो सेल्स हैं वो नए इतनी ज़्यादा रैपिडली नहीं बन रहे होते जितने हमारी अर्ली एजेस में बन रहे होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें अगेन अगर हम उसमें लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करें, अपनी थोड़ी अपनी वाटर इनटेक अच्छा करें, अपनी एक्सरसाइज को इंक्लूड करें लाइफस्टाइल में, हेल्दी जो है वो अपना खाना लें, तो उसमें ये सारी चीज़ें इंप्रूव करती हैं। फिर वही एंटी एजिंग के साथ साथ लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल ठीक होगा तो वो भी इफेक्ट करेगा।